आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच नॉर्मल फॉर्म डिकम्पोजिशन ऑफ ए रिलेशन इज लूजलेस जॉइन बट मे नॉट बी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। मतलब आपको बताना है ऐसी कौन सी नॉर्मल फॉर्म है जिसके अंदर टेबल को तोड़ करके अगर फिर से जोड़ा जाए तो डेटा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो डिपेंडेंसीज हैं उसके अंदर वो यथावत रहें ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसी कौन सी नॉर्मल फॉर्म के अंदर होता है बताइए। यहाँ नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जिसमें पहला है PJNF, सेकंड है BCNF, थर्ड है 3NF और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। चलिए इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। आंसर को समझने से पहले हम फंक्शन डिपेंडेंसीज की बात करेंगे। फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है, उसकी क्या नोटेशन होती है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं FD यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी की जो नोटेशन होती है वो A इम्प्लाइज B होता है। इसका मतलब है A फंक्शनली डिटरमाइंस B। हम A अगर आपको पता है तो B को हम निकाल सकते हैं, हम B को डिटरमाइंस कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से बोलेंगे A फंक्शनली डिटरमाइंस B। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, जिसका मतलब है कि एट्रीब्यूट A से एट्रीब्यूट B का मान हम निर्धारित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक टेबल दी हुई है, इस टेबल के अंदर 4 कॉलम हैं, 4 एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस और कोर्स। ये 4 एट्रीब्यूट इस टेबल के अंदर हैं। अब ये 2 फंक्शन डिपेंडेंसीज हमें दी गई हैं। पहली है स्टूडेंट इम्प्लाइज नेम। इसका मतलब है स्टूडेंट आईडी डिटरमाइंस नेम। जो हम आपकी स्टूडेंट आईडी है, इससे हम नेम को निर्धारित कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी स्टूडेंट आईडी आपको बता दी जाए या किसी स्टूडेंट का रोल नंबर बता दिया जाए तो हम उसका नाम पता कर सकते हैं क्या उसका नाम है। इसी प्रकार अगर आपको स्टूडेंट आईडी पता हो तो उसका हम एड्रेस भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट आईडी डिटरमाइंस एड्रेस। तो इस तरह से फंक्शनल डिपेंडेंसीज को लिखा जाता है। तो ये हो गई छोटी सी बात फंक्शनल डिपेंडेंसीज को लेकर के। फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्या नोटेशन होता है और उसको कैसे रीड किया जाता है। चलिए अब समझते हैं मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्या होती है, MVD जिसको हम बोलते हैं। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी का जो नोटेशन है वो कुछ इस तरह से होता है। A हम लिखते हैं और जो इम्प्लाइज हम लिखते हैं उसमें डबल एरो लगा देते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये एक मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है। तो यहाँ हम इसको जब रीड करेंगे तो कुछ इस तरह से रीड करेंगे, A मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी B, A मल्टी वैल्यूड डिटरमाइंस B। अर्थात A की वैल्यू के आधार पर B को मल्टीपल डिटरमाइंस किया जा सकता है। A की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, लेकिन B की वैल्यू हो सकता है अलग अलग कॉलम में, अलग अलग रो के अंदर अलग अलग आपको मिले। तो इसे हम कहेंगे मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। या इसको भी हम उल्टा बोल सकते हैं कि B की अलग अलग वैल्यू के लिए हमें A की एक कॉमन वैल्यू मिलेगी, जिसे हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहते हैं। इसको और अच्छे से हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। स्टूडेंट आईडी, कोर्स और इंस्ट्रक्टर एक हमारे पास टेबल है जिसके अंदर ये 3 एट्रीब्यूट हैं। इन एट्रीब्यूट के अंदर जो स्टूडेंट आईडी है उसमें आप देख सकते हैं 101 जो स्टूडेंट आईडी है। स्टूडेंट आईडी तो कॉमन है, 101 ही है, लेकिन उसके बाद जो कोर्स की वैल्यू है, एक बार तो आपको मैथ मिलती है और दूसरी बार आपको साइंस मिलती है। इसका मतलब यहाँ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। 101 वैल्यू के लिए आपको कोर्स के अंदर 2 वैल्यू मिलती हैं और इंस्ट्रक्टर के अंदर भी आपको 2 अलग अलग वैल्यू मिलती है। तो इस कंडीशन को कहा जाएगा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। जैसे यहाँ पर एक डिपेंडेंसी दी गई है स्टूडेंट आईडी और डबल इम्प्लाइज कोर्स। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट आईडी मल्टी वैल्यू डिटरमाइंस कोर्स। हर अलग अलग स्टूडेंट आईडी की मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं, इसका ये मीनिंग हो गया।
मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के बाद अब बारी है जॉइंट डिपेंडेंसी की, जिससे मैं ये आपको पता चल रहा है आर आर एक रिलेशन है जिसको कई टुकड़ों में बांट दिया गया है, R1, R2, Rn, और इन सबको जब हम यूनियन करते हैं तो वापस हमको R मिल जाता है। तो ये है हमारी जॉइंट डिपेंडेंसी। तो एक बार मैंने यहाँ लिख भी दिया है, जॉइंट डिपेंडेंसी तब होती है जब एक रिलेशन मतलब एक टेबल को बिना जानकारी का नुकसान किए कई रिलेशन में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए एक रिलेशन है जिसको हमने R1, R2, Rn के अंदर तोड़ दिया है और फिर उन्हें जोड़कर वापस प्राप्त किया जा सकता है। इन सबको हमने जोड़ा तो हमें एक रिलेशन, एक टेबल वापस मिल गई। इसको एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं। एक टेबल है एम्प्लॉय आईडी जिसमें डिपार्टमेंट है, स्किल है, ये 3 एट्रीब्यूट इसके अंदर हैं और इसको हमने डिकम्पोज किया, तोड़ा। तो एक तो हमने बना लिया स्टूडेंट एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट की टेबल, और दूसरी टेबल हमने बनाई एम्प्लॉय आईडी और स्किल की टेबल। इन जब दोनों टेबलों को हम यूनियन करेंगे तो हमें ये ओरिजिनल टेबल मिल जाएगी बिना कोई नुकसान के। इसे ही हम बोलते हैं जॉइंट डिपेंडेंसी। जॉइंट डिपेंडेंसी के बाद अब बारी आती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हम इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी भी बोलते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तब होती है जब एक एट्रीब्यूट अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे एट्रीब्यूट पर निर्भर होता है और यह निर्भरता तीसरे एट्रीब्यूट के माध्यम से होती है। जैसे मान लीजिए A फंक्शनली डिटरमाइंस है B, A B की वैल्यू को निकाल सकता है, लेकिन B भी C की वैल्यू को निकाल सकता है, B डिटरमाइंस C। अगर इस तरह की 2 सिचुएशन बनती है, A B को निकालता है और B C को निकालता है, तो वो कंडीशन कहलाई जाएगी आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। चलिए यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये है हमारी टेबल जिसके अंदर 4 एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट हेड, और यहाँ हमको दी गई है डिपेंडेंसी। तो पहली डिपेंडेंसी कहती है एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइंस एम्प्लॉय नेम। अगर एम्प्लॉय आईडी आपको पता है तो आप एम्प्लॉय का नाम भी आसानी से पता कर सकते हैं। और दूसरी जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कह रही है एम्प्लॉय आईडी इम्प्लाइज डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय आईडी आपको पता है तो आप डिपार्टमेंट भी निकाल सकते हैं। और तीसरी जो डिपेंडेंसी है वो कहती है अगर आपको डिपार्टमेंट पता हो तो आप डिपार्टमेंट हेड को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट हेड के लिए काम में आ रहा है। डिपार्टमेंट से हम डिपार्टमेंट हेड निकाल सकते हैं। तो आपने देखा एम्प्लॉय आईडी से हम निकालते हैं डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट से हम निकाल सकते हैं डिपार्टमेंट हेड। तो इस तरह की जो डिपेंडेंसी है वो कहलाएगी आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। जो ये तीसरा वाला है यानी कि डिपार्टमेंट जो है ये बीच में काम कर रहा है, स्टूडेंट ये एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट हेड के बीच में डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब बात आती है पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी जैसे नाम से पता है पार्शियली डिपेंडेंट है। तो होता क्या है इसके अंदर, जो हमारी की है, की एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट मतलब या तो कोई एक एट्रीब्यूट है जिसको हमने की बना रखा है या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है जिनको हमने की बना रखा है। तो जो नॉन की एट्रीब्यूट है मतलब ऐसा कोई कॉलम जो की एट्रीब्यूट के अंदर नहीं आता, उसके अंदर नहीं है जिसमें हमने की बनाई है, तो वो पूरी की पूरे कॉलम पर डिपेंड ना करके, जो की के कॉलम है उन पर डिपेंड ना करके किसी एक ही कॉलम पर डिपेंड करता है, तो उसको कहेंगे हम पार्शियल डिपेंडेंसी। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है पार्शियल डिपेंडेंसी तब होती है जब एक एट्रीब्यूट कैंडिडेट की मतलब पूरी जो हमने कई कॉलम की एक की बनाई हुई है, कई कॉलमों को जोड़कर एक की बनाई की है, उसको हम कैंडिडेट की कहेंगे। तो कोई एक एट्रीब्यूट जब कैंडिडेट की के सिर्फ एक हिस्से पर निर्भर होता है, पूरे कैंडिडेट की पर निर्भर नहीं होता, तो उसको हम कहेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी।
यहाँ मैंने कैंडिडेट की जो डेफिनेशन है उसको भी स्पष्ट किया है। कैंडिडेट की होता क्या है? कैंडिडेट की या तो एक एट्रीब्यूट होता है या फिर एक एट्रीब्यूट का समूह भी हो सकता है, जो कि एक रिलेशन यानी कि एक टेबल में प्रत्येक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। जैसे स्टूडेंट आईडी हमने देखा, एम्प्लॉय आईडी देखा, वो एक सिंगल एट्रीब्यूट की कैंडिडेट की हैं। अब हम ऐसा एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसके अंदर मल्टीपल कॉलम की एक की बने। तो ये एक टेबल है, आप देख सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट की आईडी है, कोर्स है, इंस्ट्रक्टर है। अब मैं यहाँ जो स्टूडेंट आईडी है और कोर्स है, इन दोनों को मिलाकर के एक की बना देता हूँ कि अगर इंस्ट्रक्टर आपको पता करना है तो उसका स्टूडेंट आईडी और कोर्स दोनों पता होना चाहिए, तभी हम इंस्ट्रक्टर को मालूम कर सकते हैं, ऐसा ये एक टेबल कहती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी है। अब पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे है? यहाँ स्टूडेंट आईडी और कोर्स दो कॉलम की हमने की बनाई है, इसलिए मैंने स्टूडेंट आईडी कॉमा कोर्स लिखा है, और ये इंस्ट्रक्टर को पहचान सकती हैं। इस फंक्शनल डिपेंडेंसी का यही मतलब है। लेकिन एक स्टूडेंट आईडी से सिर्फ इंस्ट्रक्टर भी निकाल सकते हैं। यहाँ तो हमें दोनों एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए, तभी हम इंस्ट्रक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन एक फंक्शनल डिपेंडेंसी कह रही है कि हमें केवल स्टूडेंट की आईडी दे दो, तब भी हम इंस्ट्रक्टर को निकाल देंगे, जो कि ये गलत कर रही है। इसी हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, क्योंकि एक जो कैंडिडेट की है उसका एक कॉलम इंस्ट्रक्टर को निकालने में भी यहाँ हेल्प कर रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि दोनों कॉलम से ही हम इंस्ट्रक्टर को निकाल पाएं। लेकिन यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी होने के कारण ये नॉर्मल टेबल है, ये प्रॉपर नहीं है। तो आपको मैंने यहाँ लिख भी दिया है। मान लीजिए स्टूडेंट आईडी और कोर्स दोनों को मिलाकर कैंडिडेट की बनाई है, और क्योंकि ये दोनों मिलकर प्रत्येक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिकली। लेकिन यहाँ जो मामला गड़बड़ कर रहा है वो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी मामला गड़बड़ कर रही है। स्टूडेंट आईडी से भी इंस्ट्रक्टर निकाला जा सकता है। तो एक जो नॉर्मल फॉर्म है इन डिपेंडेंसीज को खत्म करने का काम करती हैं। अब हम नॉर्मल फॉर्म के ऊपर आते हैं। तो हमने डिस्कस करी पार्शियल डिपेंडेंसी, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, जॉइंट डिपेंडेंसी। ये चार तरह की डिपेंडेंसी हमने डिस्कस करी है। अब नॉर्मल फॉर्म के बारे में जानते हैं, जिससे हमारा आंसर निकल के आए। हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड है, इसलिए हमें नॉर्मल फॉर्म देखनी है। लेकिन फंक्शनल डिपेंडेंसी को इसलिए डिस्कस किया गया है, अगर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को जानेंगे तभी हम नॉर्मल फॉर्म को समझ पाएंगे। तो चलिए समझते हैं नॉर्मल फॉर्म को। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए मैंने यहाँ एक चार्ट बना दिया है, जिसमें फर्स्ट एनएफ, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, उसके बाद बीसी नॉर्मल फॉर्म, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, और लास्ट में पीजेएनएफ यानी प्रोजेक्ट जॉइंट नॉर्मल फॉर्म के बारे में हमने यहाँ बताया है। चलिए अब लास्ट वाले कॉलम के ऊपर आते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहती है कि डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए प्रॉपरली, यानी कि प्रत्येक कॉलम में केवल एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही कॉलम में हमने दो वैल्यू घुसा दी हो। ये है आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अगर किसी डेटाबेस के अंदर या किसी टेबल के अंदर आपको ऐसा मिलता है तो वो हटा दीजिए, मल्टी वैल्यू हटा दीजिए एक कॉलम में से, तो वो ऑटोमेटिक आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ ही जाएगा। तो कई बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम यानी कि ईआर डायग्राम से जो भी टेबलें बनती हैं वो बाय डिफॉल्ट कौन सी नॉर्मल फॉर्म में होती हैं? तो वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होती ही हैं। तो कोई भी टेबल है वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नॉर्मली डिफॉल्टली होती है। चलिए अब आते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। सेकंड नॉर्मल फॉर्म हमारा कहता है कि पहली बात तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना ही चाहिए, साथ में
जो पार्शियल डिपेंडेंसी अपन ने अभी पढ़ी, यानी कि जो ग्रुप की है उस पूरी ग्रुप की पर डिपेंड ना हो करके केवल किसी एक ही कॉलम पर डिपेंड हो रहा है, उसको हम आंशिक डिपेंडेंसी यानी पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं। और जब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में किसी टेबल को बनाते हैं तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी को हम हटा देते हैं। हटाते किस तरह से हैं? टेबल के टुकड़े कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं टेबल को, तो हमें 2NF फॉर्म में हमारी टेबल मिल जाती है। अब आती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की, जिसके अंदर पहले तो वो 2NF में होना ही चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उसके अंदर जो है ट्रांजिशनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिशनल डिपेंडेंसी यानी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अभी अपन ने पढ़ी, ए से बी निकाला जा सकता है, बी से सी निकाला जा सकता है। तो इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी जो है उसको हटाना है, डेटा को अनावश्यक डिपेंडेंसी से मुक्त करना है। ये 3NF में हम ये काम करते हैं। उसके बाद है BCNF, बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म। इसमें टेबल को डिकम्पोज करके सारी डिपेंडेंसीज को सॉल्व किया जाता है, और कोई भी डिपेंडेंसी अगर गलत तरीके से लागू हो रही है तो उसको सही तरीके से लागू करवाया जाता है डिकम्पोज करके टेबल को। तो ये है हमारी BCNF नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद आती है हमारी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को हटाया जाता है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी मतलब एक ही वैल्यू के लिए बी की मल्टीपल वैल्यू हो सकती हैं, जो अभी हमने देखा, उसको फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है टेबल को डिकम्पोज करके। ये हमारी कहलाती है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद आती है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में हमें जॉइंट डिपेंडेंसी को भी हटाना पड़ता है, अनरिलेटेड डेटा को भी हटाना पड़ता है, ताकि जब डेटा को हम जोड़ें तो हमें कोई नुकसान ना हो। तो ये होता है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में जॉइंट डिपेंडेंसी हटा दी जाती है। और सबसे लास्ट में आती है PJNF। PJNF में आने के बाद जो हमारा रिलेशन है, टेबल है, वो पूरी तरह से नॉर्मलाइज हो जाता है। उसके अंदर और ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं बचती जो हमें हटानी हो, और इसके अंदर हमें लूज लेस ज्वाइन और डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंसी दोनों मिलती हैं। तो यहाँ एक मैंने 2 नंबर और 3 नंबर के कॉलम भी बनाए हैं। इन कॉलम के आधार पर हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है BCNF। BCNF के अंदर एक तो लूज लेस ज्वाइन होता है, यानी कि हम टेबल को तोड़ें और फिर से ज्वाइन करें तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला डेटा का, तो वो कहलाता है लूज लेस ज्वाइन। तो सारी टेबल के अंदर हमें लूज लेस ज्वाइन मिलता ही है। ये एक अच्छी बात है कि हमें इसको याद नहीं रखना है, कभी क्वेश्चन पूछ भी ले तो लूज लेस ज्वाइन सारी डिपेंडेंसी के अंदर हमें मिलेगा ही। लेकिन जो डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन की बात करता है कि डिटरवेंस जो हमारी डिपेंडेंसी है, फंक्शन डिपेंडेंसी है, वो एज इट इज रहे, वो किस में हो सकती है किस में नहीं, ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज करने के बाद हम फिर से जोड़ेंगे तो हमें डिपेंडेंसी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और सेकंड NF में भी हमको नहीं मिलेंगी, और थर्ड NF के बाद जो BCNF है उसके अंदर भी हमें डिपेंडेंसी एज इट इज नहीं मिलेंगी, उसके अंदर चेंज हो जाएगा। और बाकी सब जो हमारी डिपेंडेंसी हैं उन सब के अंदर आपको डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी मिलेगा। तो ऑप्शन में केवल BCNF ही दिया हुआ था जिसके अंदर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, सॉरी नहीं है, इसलिए हमारा जो सही आंसर है बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल को तोड़कर फिर से अगर हम टेबल को जोड़ते हैं तो एक तो हमें डेटा पूरा मिल जाना चाहिए, और ये जरूरी नहीं है कि हमारी डिपेंडेंसी हैं वो एज इट इज रहे हैं। तो PJNF में तो हमें डिपेंडेंसी भी प्रॉपर मिल जाती हैं और लूजलेस ज्वाइन भी हमारा होता है। BCNF केवल अकेला ऐसा है जिसके अंदर हमें लूजलेस ज्वाइन तो मिलता है लेकिन
डिपेंडेंसी एज इट इज रहे ये जरूरी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा BCNF, सेकंड ऑप्शन हमारा सही रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन इसके अंदर हमने दो चीजें कवर करी हैं, एक तो फंक्शनल डिपेंडेंसी और दूसरी हमने कवर किया है नॉर्मल फॉर्म्स को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।